हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होपफुली सब बहुत अच्छे हो गए आप लोग। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर आप उसे एक बार देख लें। आज बच्चों हमें स्टार्ट करना है द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। चैप्टर चल रहा है हमारा द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट पार्ट में कि ये चैप्टर इस साल बोर्ड में नहीं आने वाला है, लेकिन बहुत सारे स्कूल के टर्म एग्जाम्स में आने वाला है। ये चैप्टर सिलेबस से नहीं हटा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मार्क्स हमारे टर्म्स के ऐड होते हैं। हम लोग एक बार लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। हमें इंस्टलाइजेशन की हिस्ट्री पढ़नी है। बेसिकली आज हम लोग इंस्टलाइजेशन को एसोसिएट करते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से, ठीक है ना, जहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। तो हमने कहा भाई शुरुआत से तो इंस्टलाइजेशन इस तरीके का नहीं रहा। जब फैक्ट्रीज नहीं थी, जब बड़ी मशीन्स नहीं थी, तब भी यूरोप में या इंडिया में इंटरनेशनल मार्केट के लिए माल प्रोड्यूस होता था। वो किस तरीके से होता था? तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उस टर्म को नाम दिया गया था प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का फेस प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, हम लोगों ने यूरोप का पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था कि हम इसके दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। कौन से दो पार्ट्स? एक इंडिया का और एक यूरोप का। तो हम लोगों ने देखा था कि यूरोप में इंटरनेशनल मार्केट के लिए बड़े लेवल पे किस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा था फैक्ट्रीज के आने से पहले। तो हमने देखा कि जो बहुत सारे ट्रेडर्स थे, उन्होंने शहरों से गांव की ओर मूव करना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया शहरों से गांव की ओर? ये वो समय था जब यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज पूरे ग्लोब पर या पूरी दुनिया पर बहुत सारी कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बना रही थी। तो जब कॉलोनीज बनाई, जब वहां देखा कि वहां लोग हैं, तो वहां के लिए प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब यूरोप में गुड्स की डिमांड बढ़ी। अब गुड्स की डिमांड बढ़ी तो ऑब्वियसली उसे प्रोड्यूस भी करना है। तो बहुत सारे व्यापारी जो प्रॉफिट कमाना चाहते थे, उन्होंने प्रोडक्शन करने के बारे में सोचा, लेकिन वो लोग शहरों में प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। हम बात कर रहे हैं फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज आने से पहले की। शहरों में प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते थे? हम लोगों ने कहा था वहां पे ट्रेड गिल्ड्स बनी हुई थी। ट्रेड गिल्ड्स का मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। मैंने आपको मूवी का एग्जांपल देके भी समझाया था, गुरु मूवी का। क्या था ट्रेड गिल्ड्स में? मतलब एक तरीके से क्लोज ग्रुप। ट्रेड गिल्ड्स का मतलब समझ लो एक क्लोज ग्रुप है जो किसी और को व्यापार करने की परमिशन, ट्रेड करने की परमिशन नहीं देता। उन्होंने मोनोपोली राइट, जो राजा होते थे या लोकल अथॉरिटीज होती थी, उन लोगों से उन्होंने मोनोपोली राइट ले लिया है। और अगर किसी को वही काम करना है तो उस गिल्ड से या उस ग्रुप से परमिशन लेनी होगी। वो परमिशन इतनी आसानी से मिलती नहीं थी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है, अब उसे अगर व्यापार करना है या उसे प्रोडक्शन करवाना है, तो पहले उसे उस जिस शहर में प्रोडक्शन कर रहा है उस ट्रेड गिल्ड से परमिशन लेनी होगी कि क्या मैं ये काम करूं। ट्रेड गिल्ड इतनी आसानी से परमिशन देगी नहीं। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो लोग गांव की ओर मूव कर गए। गांव में बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनके पास या तो जमीनें नहीं थी, ऐसा वो एग्रीकल्चर लेबर काम कर रहे थे, या फिर उनके पास जमीनें बहुत कम थी। तो जब ये लोग उनके पास पहुंचे रॉ मटेरियल लेके और उनको बोला कि हम आपको एडवांस देंगे, आप हमारे लिए माल प्रोड्यूस करें, तो वो लोग इजीली तैयार हो गए। क्यों क्यों तैयार हो गए? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो लोग ईगरली तैयार क्यों हो गए, क्यों ईगरली वो तैयार थे इस काम करने के लिए? इसलिए तैयार थे क्योंकि उनके पास जमीनें छोटी छोटी थी। उन लोगों का काम उन जमीनों से नहीं चल पाता था। जब व्यापारी उनके पास पहुंचे कि आपको आपके घर पे ही काम करना है, तो हुआ ये कि वो अपने जो छोटा सा लैंड था, उनके पास जो छोटा सा प्लॉट था जिस पर वो खेती कर रहे थे, वो तो कंटिन्यू कर सकते थे। प्लस घर पे जो भी उनके पास है, उनके बीवी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनकी हेल्प से वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस करके एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते थे, एक्स्ट्रा इनकम कर सकते थे। इजीली वो लोग इजीली तैयार हो गए। ठीक है बच्चों, ये हमारा पुराना रिकैप हो गया थोड़ा सा, लेकिन मैं बोलूंगा आप लोग पुराना जाकर वीडियो देखें, अराउंड 30 मिनट्स का है। ठीक है, चले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं द कमिंग अप ऑफ फैक्ट्री। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को आपने, तो सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर कर दें। अब हम बात करते हैं द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन से अब फैक्ट्रीज कैसे आई। ठीक है, चले। द अर्ली फैक्ट्रीज इन इंग्लैंड up by the 1730s, but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. ठीक है, जो शुरुआती फैक्ट्रीज थी वो 1730s में इंग्लैंड में आ गई। मैंने आपको बताया था सबसे पहले जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है वो आपका यूरोप है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है वो यूरोप का ब्रिटेन है। ठीक है, तो द अर्ली फैक्ट्री जो थी वो आप कहाँ पे कब कब से आ गई? 1730 से आ गई।
but it was only in the late 18th century that the number of factories multiplied. लेकिन लेट 18th century मतलब 18th century के लगभग लास्ट में आते आते 1780 1790 में हम लोग मान सकते हैं कि फैक्ट्रीज तेजी से बढ़ने लगी. The first symbol of the new era was cotton. Its production boomed in the late 19th century. In the 1760, Britain was importing 2.5 million pounds of the raw cotton to feed its cotton industry. By 1787, this import soared to the 22 million pounds. This increase was linked to a number of changes within the process of production. Let us look briefly at the sum of these. देखो, सबसे पहले इंडस्ट्रीज में जो बनने वाली चीज थी ना, वो था कपड़ा. ठीक है, तो बोला 1760 में जो था, ब्रिटेन जो था 2.5 मिलियन पाउंड रॉ कॉटन मंगवाता था, इंपोर्ट करता था अपनी इंडस्ट्री को फीड करने के लिए. लेकिन जैसे मशीन्स आई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी, ठीक है ना, प्रोडक्शन प्रोसेस तेज हो गई. क्योंकि मैंने आपको बताया ब्रिटेन उस समय तक बहुत सारी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बना चुका था. वहां पर भी डिमांड थी, तो उनका डिमांड पूरी करनी थी. सिंपल सी बात है, अगर किसी भी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोचिंग लेता हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास डिमांड बढ़ रही है या मेरे स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, एक हॉल और ले लूंगा. जिन हॉल्स में मैं पढ़ाता हूँ एक हॉल और ले लूंगा या एक बैच और लेने लगूंगा. तो ये भी यही कर रहे थे कि भैया जिस तरीके से इन लोगों की डिमांड बढ़ रही थी, तो इन्होंने जो कॉटन का इंपोर्ट था वो बढ़ा दिया. कहाँ 2.5 मिलियन आता था 22 मिलियन, अराउंड 10 टाइम्स, नॉट एग्जैक्ट 10 टाइम्स, लगभग लगभग 9 टाइम्स के आसपास इनका इंपोर्ट हो गया. दिस इंक्रीज वाज लिंक टू द नंबर ऑफ चेंजेस. और ये हुआ क्यों भैया, बहुत सारे चेंजेस हुए थे प्रोडक्शन की प्रोसेस में. हमने कहा फैक्ट्रीज आ गई थी. अब देखते हैं ये चेंजेस कौन से थे. बच्चों ये भी याद रखना, 1 मार्क्स से अपने आप से पूछा जाता है, सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाली चीज कौन सी थी, तो वो था कपड़ा, क्लोथ. A series of inventions in the late 18th century increased the efficacy of the each step of the production process: carding, twisting, spinning and the rolling. ठीक है, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए, नई नई मशीनें आई, जिससे हर स्टेज पे इफिशियंसी बढ़ गई. जो अलग अलग स्टेजेस थी ना, ट्विस्टिंग है, कार्डिंग है, स्पिनिंग है, रोलिंग है, ये सारी कपड़ा बनने की स्टेजेस हैं. तो सब में प्रोडक्शन तेज हुआ. क्यों तेज हुआ, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी. दे एनहांस द आउटपुट पर वर्कर, इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर, एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्गर थ्रेड एंड द yarn. दे एनहांस द आउटपुट पर वर्कर. जो पर वर्कर आउटपुट था, मतलब पर वर्कर जितना काम करता था उससे ज्यादा काम करने लगा. उसके पास टेक्नोलॉजी थी, प्रोडक्शन जितना पर वर्कर होता था. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, हम किलोग्राम में लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम लोग, या हम लोग मीटर में लेते हैं. फॉर एग्जांपल पर वर्कर एक महीने में मान लो 100 मीटर कपड़ा बनाता था. ठीक है, पर वर्कर एक महीने में 100 मीटर कपड़ा बनाता था मशीन्स के आने से पहले. अब वो बनाने लगा 1000 मीटर. ठीक है, लगभग 10 गुना हो गया. क्यों, क्योंकि उसके पास अब मशीन्स हैं, तो पर वर्कर आउटपुट बढ़ गया. इनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर, हर वर्कर ज्यादा प्रोड्यूस करने लगा. और टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रॉन्गर थ्रेड, जो पहले धागा बनाते थे वो उतना मजबूत नहीं था, क्वालिटी हालांकि अच्छी होती थी पहले भी, लेकिन यहाँ पर धागा भी मजबूत बनने लगा. देन रिचर्ड आर्कराइट क्रिएटेड द कॉटन मिल. फिर रिचर्ड आर्कराइट एक इन्वेंटर थे, उन्होंने कॉटन मिल क्रिएट की. टिल दिस टाइम्स यू हैव सीन क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन द विलेज हाउसहोल्ड्स. ये वो समय था जब तक प्रोडक्शन, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि प्रोडक्शन पूरे कंट्री साइड, मतलब गांव, शहरों से गांव में फैल गया, और हर घर में कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा था. कैसे हो रहा था, हाथ से, बड़ी बड़ी मशीन से नहीं. बट नाउ द कॉस्टली न्यू मशीन्स कुड बी परचेज्ड, सेट अप एंड मेंटेन्ड इन द मिल. लेकिन अब क्या हो रहा है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास पैसा है, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो बड़ी बड़ी मशीन्स, महंगी मशीन्स खरीद रहे हैं और बड़ी बड़ी जगहें लेकर उनको सेटअप कर रहे हैं. विद इन द मिल all the within the mill, all the process were brought together under one roof and management. अब मिल हो गई तो मिल में सारी प्रोसेस जो अलग अलग होती थी, भैया कार्डिंग करने वाले अलग थे, ट्विस्टिंग करने वाले अलग थे, ठीक है ना, थ्रेड बनाने वाले अलग थे, है ना, वीवर्स अलग थे, सब लोग अलग अलग थे. अब क्या हो रहा है, सारा काम एक ही छत के नीचे हो रहा है. एक ही छत के नीचे का मतलब एक ही फैक्ट्री में हो रहा है, एक ही मैनेजमेंट के अंदर हो रहा है. दिस अलाउड more careful supervision over the production process, a watch over quality, and the regulation of labor, all of which had been difficult to do when the production was in the countryside.
अब क्या हो गया, थोड़ी सी आसानी हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बहुत सारा इन्वेस्ट किया, थोड़ी सी आसानी क्या हो गई, आसानी ये हो गई कि प्रोडक्शन की प्रोसेस तेज हो गई, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा। प्लस जो काम 6-7 स्टेजेस में होता था, भैया ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है, ये बंदा अलग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 7 स्टेजेस में है, तो एक कपड़े को 7 हाथों में से गुजरना पड़ता था। प्रोडक्ट प्रोसेस तो अभी भी 7 है, लेकिन अब वो एक ही जगह पे हो गई। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बचने लगी, सबसे बड़ी बात टाइम बचने लगा। एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओगे, फिर दूसरी से तीसरी जगह लेकर जाओगे, टाइम जाएगा। अब सब कुछ हो रहा है एक ही फैक्ट्री में, ठीक है ना, एक मशीन से हटा दूसरी पर बनने लगा। तो सुपरविजन बढ़ गया, भैया एक सुपरवाइजर रख दिया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी को सुपरवाइजर रख दिया, वो सुपरवाइज कर रहा है। क्लोथ की क्वालिटी पे भी कंट्रोल आ गया, भैया हम देख रहे हैं ना ये बन रहा है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, तो क्लोथ की क्वालिटी पे भी कंट्रोल आ गया, चेंज कर सकते हैं। पहले क्या था, उन्हें बनाने को दे दिया, उन्होंने बना दिया। अब अगली बार के लिए तो आप बोल सकते हो कि भैया ऐसा मत बनाना, ऐसा बनाना, लेकिन अब तो वो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप रुकवा सकते हो। ठीक है, तो इन द अर्ली 19th century factories increasingly became an intimate part of the English landscape. So visible were the imposing of new mills, so magical seemed to be power of the new technology. The contemporaries were dazzled. They concentrated their attention on the mills, almost forgetting the violence and the workshop where the production still continued. ठीक है, 19th century की बात करें तो जो भी लैंडस्केप थे, जो भी खाली जगहें थी या जो शहर के बाहर जगहें थी, वहां सब जगह फैक्ट्रीज लग गई। दिया है इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लिश लैंडस्केप, सो विजिबल, ये इतनी दिखने लगी कि जो लोग थे ना उस समय के, वो नई पावर को लेकर वो ना एक अचंभित हो जाना, सो डेजर्ट, कि यार बड़ा कुछ चमत्कार सा हो रहा है। और इसको देखते हुए वो भूल ही गए, दे कॉन्सेंट्रेटेड देयर अटेंशन ऑन द मिल्स, इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिल्स पे चला गया कि वो भूल गए कि भैया आज भी बाइलेंस में, वर्कशॉप्स में, घरों में प्रोडक्शन चल रहा है। ध्यान रखना, सारा काम फैक्ट्रीज में नहीं होने लगा, फैक्ट्रीज में अभी थोड़ा सा ही काम हो रहा है, फैक्ट्रीज अभी आई हैं, बहुत सारा काम अभी भी घर घर पर जिस तरीके से पहले चल रहा था उस तरीके से चल रहा है। आज हमारे सबके हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, तो हमें लगता है नहीं यार किसी के पास अब वो जो पहले वाले फोन होते थे ना वो होंगे ही नहीं, कीपैड वाले, लेकिन आज भी वो लोग वो फोन बहुत सारे लोग चला रहे हैं। इस तरीके से वो बता रहे हैं कि फैक्ट्रीज तो आई, लेकिन पुराने तरीके से भी काम हो रहा था। ओके बच्चों, चलो बच्चों, मैंने आपसे बोला था कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आंसर करूंगा आपका। चलो हम लोग अब देखते हैं पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज। ठीक है, थोड़ा सा स्विच हुआ, मतलब जो काम घरों में हो रहा था वो फैक्ट्रीज में होने लगा। हम देखते हैं कैसे तेजी से इसका पेस, कैसे ये ऊपर गई, पेस कैसे बढ़ा। चलो, तो द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंज, किन चीजों ने इंडस्ट्रीज को पेस दिया, उसकी स्पीड अप किया। हाउ रैपिड was the process of industrialization? Does industrialization mean only the growth of factory industries? ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कितनी तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब केवल और केवल फैक्ट्री इंडस्ट्रीज का बढ़ाना था और कुछ नहीं था। चलो देखते हैं कौन सी चीजों ने इस प्रोसेस को बढ़ाया। फर्स्ट, द मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटेन वर क्लियरली कॉटन एंड द मेटल। सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्रीज कौन सी थी, कॉटन और मेटल था। Growing at the rapid pace, cotton was leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840। बहुत तेजी से कॉटन का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ रहा था, कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ रहा था, क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड कॉलोनीज में भी थी। तो 1840s तक मैं कहना चाहिए फर्स्ट फेज में कॉटन आगे रहा मेटल से। आफ्टर दैट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लीड द वे, उसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री तेजी से आगे निकल गई। With expansion of railways in the England from the 1840s and in the colonies from the 1860s, the demand for iron and the steel increased rapidly। ठीक है, 1840s के बाद तेजी से आयरन आगे निकल गया, तो स्टील इंडस्ट्री आगे निकल गई। विद एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज, अब कॉलोनीज में रेलवे बन रहे थे, मतलब जैसे हमारे इंडिया की बात करें तो उस समय रेलवे बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है ना, ब्रिटिशर्स के माल को इधर से उधर पहुंचाना या कोस्टल टाउन्स तक पहुंचाना। फॉर एग्जांपल ग्वालियर में कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है, अब ग्वालियर से तो माल बाहर जाएगा नहीं, तो ग्वालियर से ट्रेन से ले जाया जाएगा बॉम्बे तक। बॉम्बे कोस्टल टाउन है, कोस्टल शहर है आपका, जहां से माल शिप में रख के चला जाएगा। तो अब तेजी से रेलवे लोग डेवलप कर रहे थे व्यापार के लिए, तो रेलवे के लिए चाहिए आपको आयरन और स्टील, तो आयरन और स्टील की डिमांड तेजी से बढ़ गई। ठीक है, मशीन्स के लिए भी बढ़ गई। बाय
1873 Britain was exporting iron and the steel worth about $77 million, sorry 77 मिलियन पाउंड, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट। ब्रिटेन की जो करेंसी है वो पाउंड है। तो बात 1873 ब्रिटेन वाज एक्सपोर्टिंग आयरन, अब ब्रिटेन एक्सपोर्ट करने लगा आयरन और स्टील कितना 77 मिलियन पाउंड का, डबल द वैल्यू ऑफ इट्स कॉटन एक्सपोर्ट, जितना कॉटन का एक्सपोर्ट था उसके डबल के बराबर आयरन और स्टील ये ब्रिटेन माल भेजने लगा। चलो दूसरी चीज पढ़ते हैं। पहला हमने पढ़ लिया कि भैया शुरुआत में कॉटन आगे था, फिर धीरे धीरे आगे कौन निकल गया, आयरन और स्टील आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि रेलवे का कंस्ट्रक्शन होने लगा था और उसके लिए आयरन और स्टील की जरूरत थी, तो वो तेजी से आगे निकल गया। चलें सेकंड देखते हैं। द न्यू इंडस्ट्रीज could not easily displace traditional industries. Even at the end of the 19th century, less than 20% of the total workforce were employed in the technologically advanced industrial sector. बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं कि इंडस्ट्रीज के पेस को, हम लोग जनरली होता ये है कि आगे पढ़ते हैं तो हम टॉपिक भूल जाते हैं टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक चल रहा है कि इंडस्ट्रीज के पेस को क्या डिसाइड कर रहा था। पहला हम लोग पढ़ चुके, दूसरा हम बात कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि नई इंडस्ट्रीज के आने से या नई फैक्ट्रीज के आने से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इवन एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते भी, ठीक है ना, 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते भी, मतलब लगभग इंडस्ट्रीज को आए हुए लगभग 100 साल हो गए। बोल रहा है 1780 1790s में ब्रिटेन में आ गई थी। अब बात कर रहा है एंड ऑफ द 19th सेंचुरी के एंड में less than 20% of the total workforce were employed in the technological advanced industry sector. इंडस्ट्रीज में यहाँ बड़ी बड़ी मशीन जहाँ पे लगी हुई थी वहां पे अभी भी केवल 20% से भी कम लोग काम कर रहे थे। तो 80% लोग लगभग कहाँ काम कर रहे हैं, अभी भी उन्हीं इंडस्ट्रीज में जो छोटी छोटी घरों पे चल रही है उनमें काम कर रहे हैं। टेक्सटाइल अ डायनेमिक सेक्टर, but a large portion of the output was produced not within the factories but outside within the domestic unit. टेक्सटाइल एक डायनेमिक सेक्टर था जो तेजी से ग्रोथ कर रहा था, तेजी से बदल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी जो ज्यादातर प्रोडक्शन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, आउटसाइड द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज के बाहर, विद इन डोमेस्टिक यूनिट्स, घरों में, जिस तरीके से पहले होता था। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि फैक्ट्रीज आई और पूरा वो तरीके से छा गई, ऐसा नहीं हुआ, उनको भी सेट होने में धीरे धीरे समय लगा। थर्ड देखते हैं, द पेस ऑफ चेंज in the traditional industries was not set by the steam powered cotton or the metal industries, but they did not remain entirely stagnant either. Seemingly ordinary and the small innovations were the basis of the growth in the many non-mechanized sectors such as the food processing, building, pottery, glasswork, tanning, furniture making and the production of the implements. Third क्या बोल रहे हैं, the pace of change in the traditional industry, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी जिन्हों में घर पे काम हो रहा था, जैसे हमने कहा कॉटन की तो फैक्ट्रीज लग गई, लेकिन हर चीज की तो फैक्ट्रीज अभी नहीं आई थी। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, फॉर एग्जांपल बोल रहे हैं पॉटरी है, बिल्डिंग है, फूड प्रोसेसिंग है, ग्लास वर्क है, टैनिंग टैनिंग मतलब लेदर का काम, फर्नीचर मेकिंग है, यहाँ पर भी तेजी तो आई, लेकिन यहाँ तो मशीन आई नहीं थी। अब ये रुके हुए नहीं थे, ये भी ग्रोथ कर रहे हैं। देखो बोल रहा है दे डिड नॉट रिमेन एंटायरली स्टैग्नेंट, रुके हुए नहीं है, इनमें भी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। लेकिन कैसे हो रही है, स्मॉल इनोवेशंस, छोटी छोटी सी चीजों से इनोवेशन। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सिजर देखते हैं, कैंची जिसे बोलते हैं, वो भी एक मशीन है, ठीक है, लेकिन एक छोटा इनोवेशन है, बड़ी मशीन नहीं है। लेकिन आप सोचे कैंची के आने से पहले, सिजर के आने के से पहले किस तरीके से कपड़ा काटा जाता होगा, सोचो आप, बड़ा डिफिकल्ट होता होगा। जब कैंची आई होगी, सिजर आया होगा, तो कितना आसान हो गया होगा कपड़े को काटना। हमें तो आज लगता है कुछ नहीं है, लेकिन जब वो इन्वेंट हुई होगी तब सोचो कितना आसान हो गया होगा कपड़े को काटना। आप इमेजिन करो कैसे कपड़ा काटोगे अगर सीजर नहीं है किसी टेलर के पास जो कपड़े सिलता है, वो किस तरीके से कपड़ा काटेगा, दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पर भी तेजी तो आ रही है, लेकिन कैसी तेजी आ रही है, कोई बड़ी फैक्ट्रीज नहीं है इन चीजों में, जैसे ग्लास वर्क है, टेनिंग है। यहाँ पर छोटे छोटे इनोवेशंस, कुछ छोटे छोटे से इन्वेंशंस हो रहे हैं और उसकी वजह से इनमें तेजी आ रही है। चलो फोर्थ देखते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड स्लोली, दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ठीक है, हमने ऊपर देखा सेकंड वाले में कि लगभग इंडस्ट्रीज को आए हुए 100 साल हुए, लेकिन फिर भी
80% लोग फैक्ट्री से इंडस्ट्री से बाहर काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री से बाहर काम कर रहे थे। मतलब केवल 20% जगहों पर ही टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा था। तो यहाँ पर भी वही बोल रहा है भाई, टेक्नोलॉजी आई तो, लेकिन वो धीरे धीरे फैली। ऐसा नहीं था कि आई और एकदम से फैल गया, ऐसा नहीं था। दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। ये नहीं था कि बस इंडस्ट्री आई, लोगों ने इंडस्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दी। आप भी कोई मार्केट में नई चीज आएगी, हम लोग हालांकि काफी एडवांस हो गए अब तो, लेकिन आज भी मार्केट में कोई नई चीज आएगी तो एकदम से थोड़ी खरीद लोगे। आप देखोगे भाई क्या है, किस तरीके से, महंगी तो नहीं है, या जितने की खरीदी जा रही है उतना आउटपुट उसका है कि नहीं। इस तरीके से यहाँ पर भी था। न्यू टेक्नोलॉजी वॉज एक्सपेंसिव एंड मर्चेंट्स एंड द इंडस्ट्रियलिस्ट वर कॉशियस अबाउट यूजिंग इट। क्या रीजन था उसका? जो नई टेक्नोलॉजी थी वो महंगी थी, और जो लोग इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो इन्वेस्टर्स थे वो डरते थे इसमें इन्वेस्ट करने से। द मशीन्स ऑफन ब्रोक डाउन, मशीन्स टूट जाती थी, एंड रिपेयर्स वर कॉस्टली, और उनको रिपेयर करना बहुत कॉस्टली था। दे वर नॉट एज इफेक्टिव एज देयर इन्वेंटर्स एंड द मैन्युफैक्चरर्स क्लेम्ड। दे वर नॉट एज इफेक्टिव, ये उतनी इफेक्टिव भी नहीं थी जितना इनके इन्वेंटर्स और मैन्युफैक्चर क्लेम करते थे। मतलब इंडस्ट्रीज आई लेकिन सब जगह नहीं फैली। इसका रीजन क्या था? इंडस्ट्रीज को लगाना, नई टेक्नोलॉजी को लेना बहुत महंगा था। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कम शो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मशीन टूट जाती थी, उनको रिपेयर कराना महंगा पड़ता था। ठीक है, और उतनी इफेक्टिव भी नहीं थी जितना इफेक्टिव इनको क्लेम किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया गया है हमें। कंसीडर द केस ऑफ स्टीम इंजन। जेम्स वॉट improved the steam engine produced by the Newcomen and patented the new engine in the 1781। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं कि जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन बनाया था, जो शुरुआत में सबसे पहली मशीनों में से एक था, वो स्टीम इंजन था। आपको पता होगा ट्रेन भी चलती थी स्टीम इंजन से। ठीक है, तो जेम्स वॉट ने इसे इंप्रूव किया था। प्रोड्यूस किसने किया था? न्यूकमैन ने। His industrialist friend Matthew Boulton manufactured the new model, but for years he could not find no buyers। जो उनके एक इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने इसे लगा कि बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने ये स्टीम इंजन प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया अपनी फैक्ट्रीज में, लेकिन बहुत सालों तक उनको कोई बायर्स ही नहीं मिले। At the beginning of the 19th century, there were no more than 321 steam engines all over the England। पूरे इंग्लैंड में 19th सेंचुरी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में केवल 321 स्टीम इंजन्स थे, है ना? ठीक है ना? ऑल ओवर इंग्लैंड ऑफ दीज 80 वर इन द कॉटन इंडस्ट्री, 9 इन द वूल इंडस्ट्री एंड रेस्ट इन द माइनिंग कैनाल एंड द आयरन वर्क्स। वो भी इसमें से मैक्सिमम कहाँ थे? 80 थे आपके कॉटन इंडस्ट्री में, 9 वूल में, और बाकी की जो थे वो स्टीम इन माइनिंग, कैनाल वर्क और आयरन वर्क्स में थे। स्टीम इंजन्स वर not used in any of the other industries till much later in the century। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के लास्ट तक भी और कहीं स्टीम इंजन यूज नहीं हो रहा था। So even the most powerful new technology that enhanced the productivity of the labor manifold was slow to be accepted by the industries। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो तेजी से प्रोडक्शन बढ़ा सकती थी, लेकिन फिर भी उसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है ना? तो हम लोग इसके रीजंस नेक्स्ट पार्ट में भी पढ़ेंगे कि क्यों नहीं कर रहे थे। कुछ तो हमने पढ़ लिए, महंगी थी, टूट फूट होती थी, और उतनी इफेक्टिव नहीं थी। ठीक है, तो कुछ हम लोग आगे भी पढ़ेंगे इसके रीजंस। Historians now have come to increasingly recognize that the typical worker in the mid and 19th century was not a machine operator but the traditional craft person and the labor। तो historians आज बोलते हैं कि जब मशीन्स आ भी गई 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में, तो वहां का जो वर्कर था वो क्राफ्ट पर्सन या लेबरर था, ना कि एक मशीन ऑपरेटर। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि भाई 80% काम तो अभी भी कहाँ हो रहा है? स्मॉल वर्कशॉप्स में हो रहा है। ओके बच्चों, आज हम क्लास अपनी यहीं खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, हैंड लेबर एंड द स्टीम पावर। बच्चों अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।